तुम्हारा भी तो घर है, तुम होटल में क्यों रहोगे? और ये घर तो तुमने ही फाइनल किया था ना? हाँ, तब की बात अलग थी, तब जूनियर की बात थी। अब क्या? अब मुझे वो शादी से पहले घर जमाई वाली फीलिंग आ रही है। डोमेस्टिक वायलेंस? नहीं, तुम्हारी पुरानी सोच को भगाए। लड़की जब शादी करके ससुराल में जाती है तब तो वो उस घर को अपना मान लेती है, लेकिन लड़का ससुराल में आते ही पता नहीं क्या इज्जत डाउन हो जाती है उसकी। मुझे तो अपनी पुरानी सोच ही पसंद है, मेरे फेवर में है ना। तो खाती क्या हो आजकल, इतनी ताकत? वो प्रेगनेंसी में अपना डाइट चेंज करना पड़ता है ना, इसलिए मैं रोज सुबह सुबह नीम, अदरक, अश्वगंधा का काढ़ा बना के पीती हूँ। एंड द घरेलू डॉक्टर इज बैक। ओए, ओए, तुम सर्जन हो तो क्या घरेलू डॉक्टर को ऐਵੇਂ ही समझोगे? नहीं, सर्जन हूँ इसीलिए कह रहा हूँ कि अपनी मल्टीविटामिन्स भी टाइम पे लेना। तुम काढ़ा पी के तो देखो, तब तुम्हें बात समझ आएगी। मेथी दाना पिला दो, पी लूंगा, काढ़ा नहीं पीऊंगा। नहीं, तुम्हें काढ़ा पीने की जरूरत है। 2-3 साल लगातार पियोगे ना तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। 2-3 साल? हाँ, तुम्हारा दिमाग डैमेज ही तो उतना है। कड़वी बातें तो तुम कर रही हो। तुम कौन सी कलाकंद जितनी मीठी बातें कर रहे हो? ओके, अब याद आ गया तो याद आ गया। ऑकवर्ड होने वाली तो हाँ, मैं भी नहीं हो रहा हाँ, बट ऑन अ सीरियस नोट, आई नो आई कैन स्टे हियर, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं हो सकता ना। आई नो, तुम सही कह रहे हो। हमें अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करनी पड़ेगी। बड़े पापा, बड़ी मम्मा, इन सब में इन्वॉल्व करके उनको क्यों डिस्टर्ब करना? ओके, मैं ब्रोकर से बात करता हूँ, लेकिन पहले तुम बताओ घर कहाँ लेना है? कसौली? कसौली? हम कसौली में रह सकते हैं? बिल्कुल, जूनियर का पुराना स्कूल भी वहाँ पर है, उसके लिए भी आसान होगा, न्यू बेबी के लिए भी क्लाइमेट बहुत अच्छा है वहाँ। पर माँ को छोड़कर इतना दूर कैसे जाएंगे? अरे जाऊँगा तो आता भी तो रहूँगा। और तुम्हारी प्रैक्टिस? वो भी कर लूँगा, मैं वहाँ पर कर लूँगा कुछ। नहीं, कोई जरूरत नहीं अम्मा की। तुम पहले माँ से लड़कर घर छोड़ के यहाँ आ गए, अब मेरे लिए अपना शहर, अपना प्रैक्टिस छोड़ के चले जाओगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने होशो हवास में पूरी सिंसियरिटी से सोच समझ के फैसला कर रहा हूँ। जो भी कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, खुद के लिए। ठीक है, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तुम अनपैक करो। माँ, मेरा चार्जर। अगर एक बार कॉल करने से कोई फोन नहीं उठा रहा है तो बार-बार कॉल नहीं करना चाहिए। इतने एटिकेट्स भी भूल गए तुम? माँ, मैं जानता हूँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, पर मैं अपनी गलतियाँ सही भी करना चाहता हूँ। प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए ना। ऐसा तुम कुछ नहीं कर सकते जिससे तुम्हारी गलतियाँ कम हो जाए। मैं जानता हूँ माँ, इसलिए मुझे आपसे एक बार ना मिल के बात करनी है, प्लीज। और मैं आपसे जो कहूँगा ना उसमें हॉस्पिटल का भी भला। प्लीज माँ, एक बार अपने बेटे से मिल लीजिए। चाची, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए सो जाइए। आपने रो रो के अपनी आंखें सुझा ली हैं। ऐसे बार-बार बाहर देखने से अभिमन्यु आ जाएगा क्या? चलिए, मैं आपको अभिमन्यु के पास लेकर चलती। नहीं, मेरा बेटा मेरे पास लौटकर खुद आएगा। उनका बीपी ऐसे हाई हो रहा है और तबीयत बिगड़ती जा रही है। मैं अभिमन्यु को कॉल करी, बहुत हो गया बस। वो भी कहाँ मान रहा है, दोनों अपनी अपनी जिद पे लगे हुए हैं। जिद मैं नहीं कर रही, मैं अपने बच्चे का भला बुरा समझती हूँ। घर ना लौट कर ना वो जिद करना है, और उस जिद को सिर्फ आप ही तोड़ सकती है। शून का बीपी बहुत हाई है, तेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। फिलहाल दोनों प्लीज कुछ मत कहो, मैं माँ से बात कर लूंगी। नहीं यार, आज एक माँ को दूसरी माँ से बात कर लेने दे। जिस माँ से उनका बेटा तूने छीना है, उनसे क्या बात करने आई? मैं कभी नहीं चाहती थी कि अभिमन्यु आपसे दूर हो जाए। तो क्या चाहती है क्या नहीं अक्षरा, ये मैं नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है कि ऐसा हुआ है। मेरा बेटा मुझे छोड़कर तेरे पास चला गया। तेरी ममता जीत गई
मेरी हार गई। नहीं माँ, मैं आपसे, तुम मुझसे क्या कहना चाहती है और क्यों ही कहना चाहती है? मैं जिद्दी हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, मैं सबसे बुरी हूँ। तुम मुझे अपने बेटे के इंतजार में ऐसे ही पड़े रहते। मैं जानती हूँ तुम सब बहुत खुश हो रहे हो ना कि मुझे सजा मिल रही है, लेकिन मेरे लिए ये सजा नहीं, ये मेरे लिए तपस्या है। और मेरे बेटे की खुशी के लिए मैं कोई भी तपस्या करने के लिए तैयार हूँ। मैं समझती हूँ एक माँ का स्वार्थ अपने बच्चे की खुशी में होता है। मैं तो सबसे बड़ी सेल्फिश हूँ। आप एक बच्चे की खुशी चाहती और मैं अपने दोनों बच्चों की खुशियों के लिए आपके सामने ही खड़ी हूँ। प्लीज मेरी बेबी और अभीर की खुशियाँ मेरी झोली में डाल दीजिए। आशीर्वाद समझकर नहीं, ठीक समझकर ही सही। अभिमन्यु हमारे साथ फैमिली बनाना चाहता है। अभीर तो ऑलरेडी आपकी फैमिली है। आपके पास इतना प्यार है, बस थोड़ा सा प्यार इस नन्ही सी जान को दे दीजिए। हम सबको आपकी जरूरत है। अभिमन्यु की खुशी के लिए सही मान जाइए प्लीज, प्लीज। तो गलत है अक्षय। मेरे अभी की खुशी तेरे बच्चे के साथ रहने में नहीं है। पता नहीं तुम लोग कौन सा महानता का पाठ पढ़ के आए हो और उसी को सच मान रहे हो। पर अगर दुनिया में रहना है ना, तो दुनियादारी समझनी चाहिए। और यही बात मैं अपने बेटे को सिखाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मुझे ऐसी हारा बेचारा देखकर मुझ पर तरस आ रही होगी ना, पर ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। मेरा अभी इस घर में वापस आएगा। मेरा बेटा अपनी माँ के पास वापस लौट कर आएगा। वो तेरे बच्चे को छोड़कर अपनी माँ के पास वापस लौट कर आएगा, क्योंकि वो अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। चाची, बहुत हो गया। क्या हो गया तुझे? पागल हो गई है? अपने बच्चों की खुशियों की भीख मांग रही थी। क्या कमी है तेरे में? हाँ? You're not enough? हम सब है ना तेरे साथ। मैं हूँ, अभीर है, अभिमन्यु है, तेरा बेबी है, पूरा का पूरा परिवार है तेरे साथ। बी स्ट्रॉन्ग। और मैं क्या करूँ? अभिमन्यु मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है और मैं उसके लिए उसकी माँ को मना भी नहीं पा रही। तूने जिसके लिए जितना करना था कर लिया। अब किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। और ये सब करके तू क्या प्रूव कर रही है? ये अभिमन्यु वीक है, वो अपने लाइफ के डिसीजंस अपने आप नहीं ले सकता, उसे हक नहीं है। उसे हक भी है और वो केपेबल भी है। वो 5 साल का बच्चा नहीं है। और माँ के साथ हम सब हैं, और तेरे साथ भी। ये पार्थ सर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और भाई आप यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं ना, आप यहाँ इस हॉस्पिटल में नहीं आ सकते। आपके करप्शन आपको याद दिलाऊं? खुद जाएंगे या चौकीदार को बुलाऊं? तो क्या मुझे बाहर निकालेगा अभिमन्यु? मुझे किसी ने यहाँ पे बुलाया है। किसने बुलाया आपको? मैंने बुलाया है। Thank you, Manu. I'll take it on from here. चलो बाहर।
मुझे खुश रहे तो सबसे पहले तुझे खुश रहना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि तूने कोशिश की है, लेकिन बेटा अब तुझे अपने बच्चों के बारे में सोचना होगा। अगर तू खुश रहेगी ना तो तेरे दोनों बच्चे भी हेल्दी रहेंगे, और स्पेशली ये जो आने वाला ना, ये वाला। मेरी मम्मी जी की बात मान लो भाभी। देखो आज मेरा मूड कितना अच्छा है। आपको ना खुश रहना मुझसे सीखना चाहिए जी। आज तो मैं इतनी हैप्पी हूँ कि सरकारी फॉर्म भरने में भी मजा है। मुस्कान क्या बोल रही है? भाभी की शादी का फॉर्म आ गया बड़ी मम्मी जी। क्या? अक्षु भगवान का नाम लेकर जल्दी से फॉर्म फिल कर। अरे पर इतनी क्या जल्दी है? शादी को था ही, मैं बाद में भर दूंगी। अक्षु आज तेरी ना बिल्कुल नहीं चलेगी। मेरा ऑर्डर है, जल्दी से फॉर्म भर दे। ये ले लो पेन। ऐसे टूटे हुए टुकड़ों में क्यों छुए? नई शुरुआत करते हैं ना। आई प्रॉमिस मैं सब नया कर दूंगा। आई एम रेडी। अक्षु अभिमन्यु का फोटो? वही तो मैं कह रही थी बाद में भर दूंगी। अब मेरे पास कहाँ अभिमन्यु की फोटो है? पर मेरे पास तो है। मैंने अभिमन्यु भाई जी से सुबह ही मांगी थी। ये ले लगा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है? मुस्कान देखना, दोनों की जोड़ी पासपोर्ट फोटो में भी कितनी अच्छी लग रही है। एक सेकंड ना। हाँ भाभी। माँ। अक्षु अक्षु क्या हुआ मंजरी जी को? अक्षु अक्षु भाभी। शिवानी, मंजरी जी ने अभिमन्यु के लिए अपने नस काट ली। अभिमन्यु अभिमन्यु को पता है? नहीं, हम में से किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। ये सब कुछ ऑल ऑफ अ सडन हो गया। पर किसी को तो अभिमन्यु को बताना पड़ेगा ना। बस अभिमन्यु बस, अब तो ना खुद का टाइम वेस्ट कर रहा है क्योंकि सारे अच्छे घर तो तू देख चुका है। अब बस एक बार अक्षरा को दिखा दूं, उसके बाद कम इन। अभी तुम्हारा ही नाम लिया तो तुम्हारी ही बनाओ। चलो बेटे देखो, ये देखो मैंने घर शॉर्टलिस्ट किए। तुम बिल्कुल सही थी, मैं माँ के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैंने घर ना उदयपुर में देखा। अभिमन्यु मैंने देख तो लो, इसमें से 2-3 घर ना बहुत बड़े हैं। आई नो तुम कहोगे कि इतने बड़े घर की क्या जरूरत है, रहने वाले सिर्फ 4 लोग हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि माँ जैसे ही बेबी को देखेंगे बिल्कुल पिघल जाएंगी। तुम तो उनके गुस्से को जानती हो, बिल्कुल आग की तरह आता है, पानी की तरह चला जाता है। अभिमन्यु मैं यहाँ पर ये हाँ मैं जानता हूँ कि 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैं 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। घर के पास ही घर देखा है, माँ के साथ में रह सकता है, घर के पास तो रह सकता। अभिमन्यु माँ ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। अभिमन्यु अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है, लेकिन वो अभी बेहोश है। हम घर चलते हैं। चलो हम घर चलते हैं। नहीं तुम नहीं, मैं जी प्लीज माँ को सेफ रखिएगा। अभिमन्यु और माँ के बीच में जो भी दरार है
नहीं वो किस हालत में होगा और मंजरी जी यहाँ पे इस वक्त। अभिमन्यु अरे ब्लड प्रेशर कितना है, ब्लड लॉस कितना हुआ है, मेडिकेशन क्या थी? हाँ रोही, मैं पूछ रहा हूँ कि बीपी ब्लड लॉस सब नॉर्मल है। मैंने सिर्फ इंजेक्शन ही दिया है। अभिमन्यु को मंजरी जी के साथ रहने देते, हम लोगों को निकलना चाहिए। मतलब अभिमन्यु आज घर वापस नहीं आएगा, मंजरी जी के पास ही रुकेगा। कभी तो सोच समझ के मुंह खोला कर। मंजरी जी की हालत खराब है और तुम इस तरह की वाहियात बातें कर रही हो। भाई साहब, मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि आज के बाद क्या अभिमन्यु घर वापस आएगा या नहीं? इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी माँ की हेल्थ है चाची माँ। आप प्लीज भगवान से प्रे कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कान्हा जी, आज एक माँ को हारना ही होगा तो प्लीज मुझे हरा देना। मंजरी माँ ऑलरेडी बहुत कुछ हार चुकी है। आई विश आज उन्हीं की जीत हो। अभी हाँ ठीक है, कैसा लग रहा है आपको अभी? अभी एक सेकंड। हेलो, माँ की तबीयत कैसी है? वो ठीक है ना? होश आया उन्हें? हाँ, माँ को होश आ गया है, स्टेबल है अभी। ओके, बाद में बात करता हूँ। हाँ, थैंक यू। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बालाजी की कृपा से माँ को होश आ गया है। अभिमन्यु ने कहा है कि वो माँ के साथ है, हम उसका वेटा करें। चलिए डिनर कर लेते हैं। ना करें मतलब अक्षु, अभिमन्यु वापस नहीं आने वाला है घर? उसे आना भी नहीं चाहिए चाची माँ। हम इस वक्त इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तो कब करेंगे अक्षु? परसों तेरी शादी है। तो परसों आ जाएगा। आपको कैसे पता भाई साहब? नहीं मतलब वो अपना घर छोड़ के एक सेकंड में यहाँ आ गया था और ये घर छोड़ के भी चला गया। पता नहीं परसों वो कोर्ट तक पहुँचेगा भी कि नहीं शादी के लिए। चाची माँ, आप सच में चाहते हैं कि अभिमन्यु अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर यहाँ पर आ जाए? अगर वो आ भी गया ना तो सबसे पहले आप ही उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगी। ठीक है, मान लिया कि अभिमन्यु एक अच्छे बेटे होने का फर्ज निभा रहा है, मगर क्या मंजरी जी एक माँ होने का फर्ज निभा रही है अक्षु? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोल के मुझे बुरा नहीं बनना है भाई साहब। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो माँ ना अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मंजरी जी ने ये जानबूझकर किया है भाई साहब, ताकि अभिमन्यु मंजरी जी के पास हमेशा हमेशा के लिए वापस चला जाए। मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। माँ बहुत स्ट्रेस में थी चाची माँ, हम सब बहुत स्ट्रेस में थे। अभिमन्यु मुझसे दूर था
इसलिए वो अकेली पड़ गई थी। उन्हें भी पता है कि खुदकुशी किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो सकता, मगर उनके प्रॉब्लम का सलूशन तो उन्हें मिल चुका है। अभिमन्यु फिलहाल उनके पास है अक्षु, वो अकेली नहीं है, अकेली तू है। ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಬೇಕಿರುವುದು 18 ವರ್ಷ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ತಲೆಮಾರು ಬೆಳೆಯೋಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಕಾಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಬೇಕಿರೋದು ಕೇವಲ 6 ವಾರ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದವರು ಗೂಢಾಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆ KBGಯ ಮಾಜಿ ಏಜೆಂಟ್ ಯೂರಿ ಬೆಜ್ಮೆನೋವ್. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನೇ ಕೆಡಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅವರನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರೋ ಷಡ್ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೈ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ್ದಲ್ಲ. ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದ ಆರ್ಯರು ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ವಶಪಡಿಸಿ ವೇದಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಆರ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಯನ್ನ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಕಿವಿಗೆ ತುಂಬಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೂತನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ವಿಭಿನ್ನ ಬೋಧನಾ ಶೈಲಿ, ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮದೇ ನೀತಿ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಾನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗೋಕೆ ಮಾಡಿದ ನೀತಿಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ. ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಕರು ಅಲ್ಲದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ 2020ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಿತು. 2019ರಲ್ಲಿ ಕರಡು ಪ್ರತಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೀತಿಯನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ NEPನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೈಗೆಟಕೋ ಹಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಭೇದಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಾಧಾರಿತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸೋದು NEPಯ ಜೀವಾಳ. ಆದ್ರೆ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಇವು ಯಾವುವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಕ್ಕದಿರೋ ತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಡ್ಡ ನಿಂತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣನೇ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಳಸಿದ ತರಾನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಬಳಸ್ತಿರೋದು ತನ್ನ ಪೊಳ್ಳು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಡೆಯನ್ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ವಂಧಿಮಾಗದರು, ಗಂಜಿ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಥಾನ ಕಲಾವಿದರ ಬಾಯಿಂದ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ 100 ಸಲ ಕೂಗ್ಸಿ ಸಮಾಜದ ದಿಕ್ತಪ್ಪಿಸೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ತಾರ್ಕಿಕ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಕಮರಿಸೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ.